हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एसएसटी से ज्योग्राफी का पहला सेट का क्वेश्चन करेंगे। हिस्ट्री का 2 सेट गया था, आगे भी लेसन वाइज अब जाएगा। आज ज्योग्राफी का शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 10 हैं जो आज हैं ज्योग्राफी में। तो पहला जो सवाल है आज का वो है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगर मृदा के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। तीसरा क्वेश्चन है किसानों का बीज बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब होगा टिहरी में। अगला सवाल है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू हुआ। जवाब होगा 1972। अगला सवाल है वर्षा जल को राजस्थान में क्या कहते हैं। तो वर्षा जल को राजस्थान में पालर पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला सवाल है झूम कृषि को झारखंड में किस नाम से जानते हैं। तो झूम कृषि को झारखंड में कुरुवा के नाम से जाना जाता है। एल्युमिनियम के अयस्क को क्या कहते हैं। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। नेक्स्ट सवाल है जो अंतिम है मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका जवाब होगा थोरियम। तो ये था हमारा आज का 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आगे 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो हमारा 2 नंबर का पहला सवाल है वो सवाल है जल किस प्रकार का संसाधन है। तो हम जानते हैं कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जिस जल का इस्तेमाल हम करते हैं वो बारिश के रूप में फिर से प्राप्त हो जाता है, इसलिए जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। वो इस प्रकार से है पृथ्वी पर जल 3/4 भाग से घिरा हुआ है। जब नदियों तालाब और समुद्र का जल गर्म हो जाता है या हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो जल जब वाष्पीकृत होता है तो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है। ठंडे होने के बाद वो संघनित हो जाता है। संघनित होने के बाद छोटे छोटे बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और बादल का रूप ले लेता है। और वही जल जब बादल में बहुत अधिक भारी हो जाता है तो बूंद के रूप में हमारी धरती पर वापस फिर से हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से जो जल है वो नवीकरण योग्य संसाधन है। जो दूसरा सवाल है ज्योग्राफी का आज का वो है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। तो चावल भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। चीन के बाद चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। यह एक खरीफ ऋतु की फसल है और इसको उगाने के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस तथा आर्द्रता लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से इसे उगाया जा सकता है। चावल प्रमुख रूप से उत्तर तथा उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल के मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं वो भारत में तो नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में चावल की खेती संभव हुई है। हमारा अगला सवाल है 2 नंबर का जल दुर्लभता क्या है। तो उसका जवाब होगा जल की नितांत कमी ही जल दुर्लभता कहलाती है। जल दुर्लभता अधिक उपयोग, अति शोषण और समाज में जल के असमान वितरण के कारण होता है। तो हमारा 2 नंबर का सवाल था। अब हम आगे बढ़ेंगे 3 नंबर के सवाल की ओर। हमारा जो आज का पहला सवाल है ज्योग्राफी में वो है बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। जवाब होगा वन्य जीवन संरक्षण में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जानवर है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अधिकारियों ने पाया कि बाघों की अनुमानित संख्या 55,000 जो कि होनी चाहिए थी वो घटकर मात्र 1,860 रह गई। यह अनुमान 1972 में किया गया। बाघों को मारकर व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का कम होते चला जाना, भोजन के लिए आवश्यक उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार करना और इसकी हड्डियों का एशियाई देशों में दवा के रूप में इस्तेमाल के कारण ये जाति अब लगभग लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध करवाता है, अतः यह देश ही
गैर कानूनी चोरी शिकार करने वाले के लिए मुख्य निशाने पर होता है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ संरक्षण में एक बहुत ही बढ़िया परियोजना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व, असम में पेरियार बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में प्रमुख वन्य जीव संरक्षण के उत्तम साधन है, जहां बाघों का संरक्षण किया जाता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 3 नंबर का है ज्योग्राफी में। वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानियों की तुलना करें। तो बहुउद्देशीय परियोजना वैसी परियोजना को बोलते हैं जिसमें परियोजना तो एक ही होता है लेकिन उद्देश्य एक से अधिक होता है। इसके लाभ और हानि की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए बांध। तो लाभ में होगा, बहुउद्देशीय परियोजना से वैद्युत उत्पादन, घरेलू और उद्योग में लाभ हुआ है। हानि होगा, इसको पॉइंट वाइज और कॉलम बना के लिखेंगे, एक और लाभ लिखेंगे तो एक और हानि लिखेंगे, जो आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। हानि में होगा, बहुउद्देशीय परियोजना के कारण प्राकृतिक बहाव कम हुआ है और तलछट जमाव अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है, बहुउद्देशीय परियोजना से जल की आपूर्ति आसानी से हो पाती है, लाभ है। हानि में बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है, जिससे विशेषकर अंडे देने की रीति में जलीय जीवों का स्थानांतरण नदियों में अवरुद्ध हो जाता है। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजना के कारण अचानक आने वाले बाढ़ को नियंत्रण कर पाना संभव हो रहा है, जो लाभ था। हानि है, बांध बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, इनके तलछट अधिक जमा हो जाने के कारण यही बाढ़ का कारण भी बन जाते हैं, जो चौथा पॉइंट होगा इसका। लाभ में होगा, बहुउद्देशीय परियोजना से आंतरिक नौचालन संभव हुआ है। हानि होगा, बाढ़ वाले मैदान में बांध के निर्माण से वहाँ मौजूद वनस्पति और मृदा जल में डूब जाती है और सड़ गल के और नष्ट हो जाते हैं। पांचवा जो इसका लाभ वाला पॉइंट है वो होगा, बहुउद्देशीय परियोजना से मछली पालन में लाभ हुआ है। हानि होगा, बहुउद्देशीय परियोजना से भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। जिसका छठा और अंतिम पॉइंट होगा वो होगा, बहुउद्देशीय परियोजना से कृषि क्षेत्र में सिंचाई करना आसान हो गया है। और हानि इसका होगा, अत्यधिक जल के उपयोग से जल से होने वाली बीमारियों की मात्रा बढ़ गई है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ और हानि का तुलना, ये इसका जवाब था। ये था हमारा आज का 3 नंबर का सवाल। अब हम आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर के सवाल की ओर चलेंगे। अब हमारा 5 नंबर का सवाल, जो कि अंतिम सवाल होगा। 5 नंबर का सवाल है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। जवाब होगा, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, विशेषकर जो राजस्थान का इलाका है फलोदी, बीकानेर और बाड़मेर में, लगभग हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए एक भूमिगत टैंक, मतलब जमीन के अंदर टैंक बनाया जाता है। टैंक की सुविकसित छत वर्षा जल का अभिन्न हिस्सा है। फलोदी के एक घर में जो टैंक का लंबाई है वो 6.1 मीटर लंबा, 4.27 मीटर गहरा और 2.44 मीटर चौड़ा एक टैंक हुआ करता था, जिसका आकार एक लंबे कमरे जितना होता था, जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था या घर की ढलवा छतों से पाइप के द्वारा जुड़ा रहता था। और वर्षा का जल इन्हीं नलों के पाइप द्वारा भूमिगत टैंक तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित कर लिया जाता था। वर्षा के पहले जल को छत और नलों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आने वाले वर्षा जल को संग्रहित किया जाता था। टैंक में जो वर्षा जल जमा होता था उसको अगली वर्षा तक संग्रहित करके रखा जा सकता था। इस प्रकार से राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किया जाता था। तो आज का हमारा ज्योग्राफी का ये वीडियो था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था पूरे लेसन से, पूरे ज्योग्राफी से। आपसे एक आग्रह होगा कि जो भी वीडियो हमारा जा रहा है क्वेश्चन और आंसर के साथ जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन और आंसर का नोट्स जरूर बनाएं और अधिक से अधिक उसको रिवीजन करें। एक बात की गारंटी है कि अगर हमारे सारे वीडियो को आप देखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, रिवीजन करते हैं, तो 80 to 90% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आपसे आग्रह होगा कि लगातार रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें और अच्छे अंक प्राप्त करें। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें
और इसके अलावा भी किसी प्रकार का आप कुछ चाहते हैं अलग सब्जेक्ट या किसी अन्य प्रकार का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।